Sorry for the disturbance. है ना। नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे या फिर अक्षांश सर की वेबसाइट से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है @CA with चिराग। उसमें आप ऊपर फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर अक्षांश सर की वेबसाइट AKG क्लासेस पे जाकर आपको फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में नोट्स मिल जाएंगे। भाई जो यूट्यूब पे वीडियो है SQC1 की, वो रिवीजन वीडियो है। आज हम डिटेल में करने वाले हैं। रिवीजन वीडियो में मैंने 1.5 घंटे में ख़त्म किया था। आज हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए थी। तो हाँ जी, उससे डिफरेंट है। एनीथिंग एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन, या फिर हम शुरू कर लें? कर लें शुरू। एक तो यार जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार। ये मैं तुम्हारे लिए पहली बार लाइव आया और मेरे को दिख भी नहीं रहा इसमें कहाँ पे कितने लाइक्स हुए हैं। चलो छोड़ो, तो देख लेंगे बाद में। एक लाइक क्यों आए? एक लाइक करा है, लाइक कर दो भाई इसको जरा। और किसी और को ज्वाइन करना है तो उनको प्लीज लिंक शेयर कर दो। हाय कुणाल, कहाँ कहाँ से हो तुम लोग, एक बारी जरा मुझे बताओगे? और कौन कौन से बच्चे बैच वाले हैं, कौन कौन से बच्चे यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, वो भी बताना जरा। कौन कौन से बच्चे हैं जो आज ऐप लॉगिन करके बैठे थे और मैं यूट्यूब पे आया हूँ? What should be the strategy to score exemption in audit? रवि गुप्ता, पहली बात तो भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी। यार पहले सिलेबस कंप्लीट करो, स्ट्रैटेजी वैटेजी बताएंगे तुमको सब डिटेल में। लेकिन आज के लेक्चर में उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि हम पहले ही थोड़ा लेट हो गए हैं, और बताएंगे तो फिर अच्छे से बताएंगे ना। और आज का लेक्चर का एजेंडा है कि हम अपना चैप्टर 1 शुरू करें, हम अपना बैच शुरू करें। राइट, बैच स्टूडेंट कुणाल, प्रेरणा, ईशा, अर्शदीप। वेटिंग इन ऐप ओनली, वेनरुश। हाँ सॉरी भाई, आज एक्चुअली में ना हुआ ये था कि ऐप पे ही लेने का प्लान था, लेकिन सुबह से बच्चों के मैसेजेस आए थे, सर एक दो लेक्चर्स हम देख सकते हैं क्या, एक दो लेक्चर्स देख सकते हैं क्या। तो फिर एट द एंड मोमेंट मैंने ये यूट्यूब लाइव पे शिफ्ट किया है। एंड आई होप एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि मैं भी देख लूँ क्या एक बार अपने आप को, है ना। बस फिर अब 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं हम लोग। चिराग गर्ग, नाइस। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज और बताओ यार, नोट्स भी सही पढ़े जा रहे हैं ना तुमसे? ये देखना, नोट्स की क्वालिटी सही दिख रही है तुमको? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज और बताओ यार, नोट्स भी है ना? हाँ सही पढ़े जा रहे हैं। चलो चलो चलो, फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। लाओ। हाँ जी, तो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज के लेक्चर में आपको बहुत सारा मज़ा आएगा डेफिनेटली। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम CA चिराग गर्ग, एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच। दिस बैच विल कंप्लीट ऑन अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो आज से कंटिन्यूसली हमारी डेली क्लासेस चलने वाली हैं। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ छुड़वाने वाला हूँ या मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा तुम्हें। अगर रेगुलर बैच भी तुमने ले रखा है और उससे ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे बता दो, ठीक है? याद भी करेंगे,
समझेंगे भी और सब मजा भी आएगा, बहुत मजा आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलेंगे हम, जैसा जैसा स्टडी मैट में एक एक चीज दे रखी है, मैं तुम्हारे नोट्स में से कुछ नहीं काटता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज काम की नहीं है तो मैं उसे ब्लू में हाईलाइट कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हें क्लास में लिखवा दूंगा कि भाई इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, याद करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। हर एक चीज समझेंगे। आई वॉन्टेड टू बी द टीचर जिस पे यू कैन ट्रस्ट 100%, ठीक है। एंड दैट विल रिमेन माई ऑब्जेक्टिव। समथिंग जिस पे आप बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर सकें, somebody टू फॉल बैक ऑन, सही है। तो आज की कहानी, आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। और एक पहले मेरे को एक बात बताओ कि किस किस बच्चे ने मेरे वो 2 बेसिक लेक्चर्स नहीं देखे हैं। बताओ मुझे जरा कि किस किस बच्चे ने मेरे वो जो 2 बेसिक लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे अब तक। हाँ जी, आपको चैप्टर वाइज ही नोट्स मिलेंगे। नहीं देखे सर तो प्लीज देख लो, मतलब अभी मत देखो, अभी समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी, लेकिन इस लेक्चर के बाद देख लेना। वो इसीलिए डाले थे, वो 2 लेक्चर्स देखने हैं तुम्हें। मेरे को कोई शौक नहीं है ऐसे वीडियो बना बना के डालने का, वो 2 लेक्चर्स तुम्हें देखने हैं, तुम्हारे काम, सही है। थैंक यू प्रेरणा। तो जिस जिस बच्चे ने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसको प्लीज देख लेना, और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, ठीक है। जिन जिन बच्चों का भी इंटर में डब्बा गोल होता है ना ऑडिट में, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिनको याद भी है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो देखो, उन्हीं लेक्चर्स में से मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि एक सीए फर्म जो है वो 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आप मुझे जरा बताएंगे कि कौन सी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीए फर्म। एक तो ऑडिट हो गया, और बाकी 3 बताओ। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, बताओ। ऑडिट, रिव्यू, अरे एक तो यार लिखो ना यार। बैच को इंटरैक्टिव बनाओ, लाइव बैच का मतलब क्या है। 4 तरह की सर्विसेज सीए फर्म देती है, लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, अश्योरेंस सर्विसेज तो देती ही है। अश्योरेंस में कौन सी, ऑडिट, रिव्यू, और और हाँ बस ऑडिट रिव्यू लिखता रहा। लो मैं बता देता हूँ तुमको, देखो। अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, वेरी नाइस, ठीक है। तो एक सीए फर्म जो है वो 4 तरह की सर्विसेज देती है। अरे अरे अरे, ब्लैक कलर लो। एक देती है ऑडिट, एक रिव्यू, ठीक है। फिर अदर अश्योरेंस सर्विसेज, एंड लास्ट में रिलेटेड सर्विसेज, सही है। 4 तरह की सर्विसेज फर्म देती है। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2 तरह की होती है, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि जो पहले की हुई, जो पास्ट में हो चुका है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि जो आगे होने वाला है। कहाँ देखिए तूने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जांपल? हाँ, शार्क टैंक में, राइट। शार्क टैंक में वो बोलते हैं ना कि सर हम इस साल अब तक 90 करोड़ कर चुके हैं और 120 करोड़ पे क्लोज करने वाले हैं, ऐसे मतलब जो भी बोलते हैं कि इतना कर चुके हैं और इतने पे क्लोज करने वाले हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट, ठीक है। तो एक सीए फर्म 4 तरह के सर्विसेज देती है। ऑडिट एंड रिव्यू होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का,
प्लीज बियर विद माई राइटिंग, क्योंकि ये मैं इस सॉफ्टवेयर पे इस पेन से पहली बार लिख रहा हूँ, जल्दी ही सुधार दूंगा, मेरी राइटिंग ऐसी है नहीं, ठीक है। ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तसल्ली लेनी होती है। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? तसल्ली लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है। तो अगर हमें अदर अश्योरेंस सर्विसेज पे तसल्ली लेनी होती है, मतलब अगर हमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तसल्ली लेनी होती है, तो वो हमारा अदर अश्योरेंस सर्विसेज में आ जाएगा। एंड लास्ट इज रिलेटेड सर्विसेज। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि SQC1 आज का हमारा टॉपिक है। एक सेकेंड रुको, यस, SQC1 आज का हमारा टॉपिक है। और SQC1 क्या बोलता है? SQC1 का नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट भाई जो मेरे से, एक मिनट रुको, डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे को कमेंट्स में, मैं एक बारी पहले लिख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर द फर्म्स दैट प्रोवाइड assurance on audit and review of historical financial information, other assurance services and related services। ठीक है, SQC1 का नाम समझ में आ गया? ये देखो SQC1 का नाम, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर अश्योरेंस सर्विसेज एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। सही बात है, बात समझ में आ रही है? अब जरा एक बार यस का रिप्लाई कर दो, फिर मैं तुम्हें कहानी सुनानी शुरू करता हूँ। एंड फॉर योर कमेंट अंकित अग्रवाल की बात ऐसी है सर कि अक्षांश सर भी रिप्लाई करते हैं और मैं भी रिप्लाई करता हूँ। हो सकता है कि उनसे आपका मैसेज मिस हो गया हो, बाई चांस की बात है यार। एक बात समझो कि 2-2 हज़ार बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं एक दिन में, तो हो जाता है कभी कभी मिस। आप एक बार दोबारा पिंग कर दो, वो रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं कैसे बता सकता हूँ कि अक्षांश सर रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि मैं भी एक अक्षांश सर को खुद ही मैसेज किया था मैंने, मैं ऐसे ऐसे जानता नहीं था, उन्होंने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई किया, तो सबका करते हैं वो, डोंट वरी। और मैं तो उनका भी कर देता हूँ जिनने मेरे से क्लास नहीं ले रखी। अगर आज भी जैसे इतने सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप यूट्यूब पे लाइव ले लो या फिर मुझे लेक्चर देखना है, तो मैंने हर किसी का रिप्लाई किया यार। सुनो, कहानी सुनो, शुरू करते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट मत करो मैं। देखो, इनको तुम सब जानते हो, फुकरे की कहानी देखी है तुमने सबने पिक्चर। एक थे पंडित जी, हन्नी, चूचा, लाली, जफर, प्रिया, भोली, ये सारे कैरेक्टर्स तुमने देखे थे, ठीक है। अब बात सुनो, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि व्हाट इफ अगर ये लोग सीए में आए होते। तो पंडित जी तो बहुत जुगाड़ू आदमी थे, उनको हर एक चीज की खबर रहती थी। और अपने सीए प्रैक्टिस में भी सबसे जुगाड़ू लोग कहाँ मिलते तुमको? प्रैक्टिस में, जॉब्स में तो मिलते नहीं है ना। तो पंडित जी और ये चारों पंटर, ये सीए करते हैं, सीए बनते हैं, क्लियर कर ली इन्होंने। पंडित जी ने खोली अपनी सीए फर्म, सही है। अब पंडित जी ने इन चारों को कहा कि भाई देखो, मेरे को अपनी सीए फर्म में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो मैं तुम चारों को एज अ पार्टनर अपॉइंट करता हूँ, ठीक है। हम सब मिल के काम करेंगे, क्योंकि पंडित जी के पास पैसे नहीं थे देने को सैलरी। तो इन्होंने कहा कि भाई सीए की सैलरी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इनको पार्टनरशिप दे देता हूँ, इक्विटी दे देता हूँ। तो पंडित जी ने सबको 10% इक्विटी दी और खुद के पास रखा मेजोरिटी स्टेक 60%। तो अब
चारों ही पार्टनर्स हैं, मालिक हैं। बात समझ में आ रही है? दिख रही है ना सबको मेरी स्क्रीन? ये एक सेकंड में साइड में चला भी दूंगा। दिख रही है भाई। तो अब चारों ही पार्टनर्स हैं, पांचों ही लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो अब इनमें से दो समझदार लोग कौन है? एक तो हमारा हन्नी थोड़ा समझदार था और एक हमारा जफर थोड़ा समझदार था। ये दोनों तो कतई निकम्मे थे, बीच वाले। और एक सीए फर्म के पास सबसे ज्यादा मेजर काम किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा मेजर कमाई एक सीए की किस चीज से होती है? ऑडिट से, है ना। तो अब पंडित जी ने डिसाइड किया कि भाई ये जो दो मेरे पंटर हैं, एक हनी और एक जफर, इनको तो मैं दूंगा ऑडिट का काम, और बाकी दो को मैं दूंगा अलग अलग काम जो भी थे, जैसे कि अदर फाइनेंशियल सर्विस, अदर जो भी हमने बताया ना, एक तो रिलेटेड सर्विस का और अदर एश्योरेंस सर्विस का, वो दोनों ये संभालेंगे। ऑडिट और रिव्यू हनी और जफर संभालेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑडिट और रिव्यू मेजर काम होता है तो उसमें ज्यादा लोग भी चाहिए, तो दो पार्टनर्स हमारे ऑडिट एंड रिव्यू संभालेंगे एंड बाकी दो बाकी सारी चीजें संभालेंगे। नाउ एक दिन पंडित जी बैठे थे अपनी फर्म में, उनके पास एक नया क्लाइंट आया। पंडित जी सोच रहे थे कि किसको इसकी ऑडिट पकड़ाई जाए। वो सोच रहे थे कि यार हन्नी को दूं कि जफर को दूं। इतने में ही हन्नी उनके ऑफिस में टपक पड़ता। अब हन्नी आके पंडित जी से कहता है कि पंडित जी क्या सोच रहे? वो बताते हैं कि यार एक नया क्लाइंट आया, मैं सोच रहा था तुम में से किसको ऑडिट दूं। कह रहा अरे मुझे दो ना, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? सोचने की क्या बात है, मुझे दो, मैं खाली तो बैठा हूँ। कह रहा यार तेरे को दे तो दूं, पर पहली पहली ऑडिट है फर्म की, अब तू पता नहीं कैसा काम करेगा कैसा नहीं करेगा, और तू थोड़ा हैवी लालची आदमी, सही बताएं तो। तूने कोई फ्रॉड पकड़ा, क्लाइंट ने तेरे को पैसे दिए, तू उनके साथ मिल गया, तो मैं सोच रहा हूँ जफर भाई को ही दे। हनी कह रहा पंडित जी आपने तो दिल दुखा दिया मेरा, ये कैसी कैसी बातें करते हो आप? ये ऑडिट तो अब मैं ही लूं। आपको मेरे ऊपर शक है? आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा? आपको लगता है कि मेरी नीयत खराब है? पंडित जी कह रहे हैं हाँ यार काम का भी ऐसा ही है थोड़ा, कि पता नहीं तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कह रहे देखो बात ऐसी है पंडित जी, मैं ना सीए हूँ, डिग्री होल्डर हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, सारी चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। लो मैं तुम्हें इसकी फोटो भी निकाल के दिखाता हूँ, इसके साथ साथ ही पढ़ेंगे, है ना। तो अब ये रहा, हनी पंडित जी को प्रूव कर रहा है कि साहब देखो मेरे ऑडिट में इतने नंबर आए थे, टैक्स में इतने नंबर आए थे, एफआर में इतने नंबर आए थे, तो मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। पंडित जी कह रहे यार तेरे में भरोसा सा तो नहीं है, पर तू एक काम कर, चल मैंने तेरे को पार्टनर रखा तो तुझसे काम तो कराना ही पड़ेगा। गीता पे हाथ रख के कसम खा कि क्लाइंट से कोई भी पैसे नहीं लेगा, जो भी चीज दिखेगी एज इट इज आके मेरे को रिपोर्ट करेगा। तो पंडित हन्नी कहता है पंडित जी अगर आपकी तसल्ली इसी में है तो लो आज मैं आपको कसम भी खा के दे देता हूँ। हनी ने गीता पे कसम खाई, हाथ रखा कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्लाइंट से कोई पैसे नहीं लूंगा, और वहां पर जो मिलेगा आपको आके सच सच बता दूंगा। तो अब पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है, लड़का इतना कह रहा है और पार्टनर भी है तो चलो विश्वास करते हैं। पंडित जी ने उसको फर्म के ऑडिट पे भेजा, कंपनी के ऑडिट पे भेजा, ठीक है। अब दिन निकलते जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। हन्नी रोज कंपनी में जा रहा था काम करने की, ऑडिट कर रहा था, ऑब्जर्वेशंस निकाल रहा था। एक दिन रास्ते में वापस आते आते उसको बालकनी में दिखी एक सुंदर सी लड़की, वही पतंग वाली अंबर सरिया। तो उसको बालकनी में दिखती है प्रिया, और वो उसकी बालकनी के नीचे ही खड़ा हो जाता है। अब वो प्रिया को देख रहा है, प्रिया इसको देख रही है, ये प्रिया को देख रहा है, प्रिया इसको देख रही है। प्रिया कहती है चला गया, खड़ा क्यों है? रहे तमीज से, सीए हूं मैं, रोड साइड रोमियो नहीं हूं मैं। प्रिया कहती है अच्छा तू सीए? प्रिया नीचे उतर के आती है, कहती दिखा दिखा कॉन्वोकेशन की फोटो दिखा। हनी उसको दिखाते हैं कि सीए हूं मैं। तो उसको पता चलता है कि हाँ सीए तो है। प्रिया इंप्रेस होती है, दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत शुरू होती है, और घर जाके हनी उसको फोन करता है। अब रोज का ही काम हो गया कि हनी उसको रोज रात को कंपनी से जाके ऑडिट से जाके फोन खड़का देता है, हेलो प्रिया क्या कर रही है, आज क्या किया, आज मेरे बाबू ने खाना खाया। और प्रिया मैडम भी पूरा पूरा इंटरेस्ट ले रही है
कि हाँ आज मैंने ये किया और तू बता तूने क्या किया, क्या क्या देखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हनी जी भी पूरा पूरा अपना डिटेल में बता रहे हैं कि आज यार मैंने ये वाउचर चेक किया, आज मैंने क्रेडिटर्स चेक किया, आज मैंने इससे कंफर्मेशन ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब एक बात बताओ मुझे, कॉमन सेंस की कौन ही ऐसा इंसान है जिसको ये सारी बातें सुनने में मजा आए कि आज मैंने इस क्रिएटर से ये बात करी, आज मैंने ये वाउचर चेक किया, आज मैंने ये करा। लेकिन प्रिया को तो आ रहा है। प्यार अंधा होता है, बेवकूफ नहीं होता। प्रिया इसकी सारी बातें सुन रही है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बतिया रही है इससे, और ये पूरा पूरा बताया जा रहा है। इसको लग रहा है, हन्नी को लग रहा है कि मेरी किस्मत तो चमक गई, पहले नौकरी भी मिल गई, अब छोकरी भी मिल गई, और चाहिए क्या एक सी स्टूडेंट की लाइफ में, और चाहिए क्या होता है? बस ये दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं, और दोनों ही भाई को मिल गई। तो हन्नी तो प्यार में अंधा हो चुका है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो तो हर रोज जाके मैडम को फोन खड़काता है, लेकिन मैडम भी हर रोज उतना ही इंटरेस्ट दे रही है। तो हन्नी को तो पूरा विश्वास है कि ये उसका सच्चा प्यार है। अब क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ ये थी कि वो जो प्रिया थी ना, जिस कंपनी का हनी ऑडिट करने जाता था, प्रिया उसी की कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करती थी, और जाके सारी इंफॉर्मेशन अपनी मैनेजमेंट को बता रही थी। उसके बदले मैनेजमेंट प्रिया को पैसे दे। ये हर रोज उसको बता रहे कि मैंने ये देखा, कंपनी यहाँ से सामान लेती है, मैंने ये चेक किया, मैंने उससे बात करी। ये जाके मैनेजमेंट को बता रही है, मैनेजमेंट इसको पैसे दे। ठीक है, अब मामला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हर रोज ये दुविधा। अब ऑडिट खत्म करने का टाइम आता है, ऑडिट कंप्लीट करता है हन्नी, 1.5-2 महीना हो गया था, रोज इससे बातें चल रही थी। ठीक है, अब एक दिन ऐसे ही रोज की तरह वो फोन खड़काता है जाके कि हेलो प्रिया, क्या कर रही तू? तो कुछ नहीं, ऐसे बताती है रोज की तरह कि आज तो नहीं क्या किया। कह रहा हाँ बस आज तो कुछ खास काम था नहीं, सारा काम वाम खत्म हो चुका है, फाइनलाइजेशन की स्टेज पे ऑडिट, और मैं अब रिपोर्ट दे दूंगा कल परसों, सब कुछ ठीक ही मिला मेरे को, कोई दिक्कत विक्कत मिली नहीं, तो बस रिपोर्ट दे दूंगा। फिर हम दोनों डेट पे चलेंगे घूमने, हम इतने दिनों से जा नहीं पाते ना, फिर मैं तेरे को पिक्चर दिखा के लाऊंगा, बर्गर पैटी खिलाऊंगा, और चूचे से भी मिलाऊंगा। तो प्रिया बातचीत करती है, फोन रखती है, और फिर जाके अपनी मैनेजमेंट को बताती है। मैनेजमेंट कहती है अरे ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, अगर वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिख के देगा कि सब कुछ सही है, तो फिर तो कंपनी का नाम अच्छा बढ़ जाएगा मार्केट में। मैनेजमेंट प्रिया से कहती कि प्रिया हन्नी को कन्विंस कर कि वो अपनी रिपोर्ट में लिख के दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, और थोड़ी टेक्निकल भाषा में अगर बोलें तो उसको बोल कि मॉडिफाइड ओपिनियन। सही है? किसी को पता है मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है? बताना। सिखाया था ना मैंने बेसिक वाले लेक्चर में। अरे बच्चों तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? एक तो मैं पहले से ही थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर लाइव पहली बार ले रहा हूँ, ऊपर से तुम भी कुछ नहीं बोल रहे, मैं बार बार फोन में चला के देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। नॉट कम्प्लीटली ट्रू एंड फेयर, कि सब कुछ सही सही नहीं है। क्या फायदा होता है क्लीन ओपिनियन का और क्या नुकसान होता है मॉडिफाइड ओपिनियन का? कहाँ गए ये सारे बच्चे? ऐश्वर्या, वेनरुष, प्रेरणा, मित्तल, आशी, ईशा, अर्शदीप, ये सब मेरे को पहले तो रिप्लाई करे थे, अब कहाँ गए? प्रांजल, हाँ हाँ जी ठीक है, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ, मैं बस ये देख रहा था कि मेरी वीडियो चल रही सही से नहीं चल रही, मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट। देखो यार, ऑडिट का पर्पस क्या होता है? अश्योरेंस का मतलब ही होता है तसल्ली देना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना यूजर्स का, जो भी इसको पढ़ने वाला है, जो भी इसको देखने वाला है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर एक ऑडिटर ये लिख के देता है कि भाई इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। यूजर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन कम हो जाएगी, कंपनी के कस्टमर्स भी उनको छोड़ के जाने लगेंगे। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर एक ऑडिटर ये लिख के देता है कि भाई आपने काम सही से किया नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाई नहीं।
तो वो कॉम्पिटिटर मैनेजमेंट चाहती थी कि इस कंपनी का नाम खराब, सही है। तो अब उसने प्रिया से कहा, प्रिया कह रही है लेकिन मैं कर कैसे पाऊंगी, हनी इतनी बात कैसे मानेगा, वो सीए है, वो कैसे अपनी ओपिनियन चेंज कर देगा। तो उन्होंने उसको समझाया कि आदमी प्यार में पागल होता है, तुम एक बार भूल के तो देखो। तो प्रिया ने कहा कि ऐसा तो मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। मैनेजमेंट ने कहा कि प्रिया से जितना पैसा आज तक तेरे को दिया है उसका 4 गुना करके देंगे, तू हन्नी को बस इस चीज के लिए मना। तो प्रिया ने कहा ठीक है, ट्राई करती हूँ मैं, ऑफर इज वेरी गुड, आई लाइक दिस ऑफर। प्रिया ने अगले दिन फोन किया, आज तक तो हन्नी फोन कर रहा, आज पहली बार प्रिया का फोन आया। फाइनलाइजेशन की स्टेज पे, कंप्लीशन की स्टेज पे हन्नी को लग रहा है कि डेट के लिए पूछ रहे कहाँ चलेंगे। उसने फोन उठाते कहा कि सुन हन्नी, एक बात बता, मैं देखो कैसी लगती हूँ। कह रहा यार ये भी कोई पूछने की बात है, तुझसे प्यारा तो मुझे कोई लगता ही नहीं। फिर अगर मैं कुछ मांगूंगी तो मुझे देगा क्या। कह रहा हाँ हाँ, जान भी दे देंगे तुम्हारे लिए। नहीं, जान का क्या करूंगी मैं, जान दून नहीं चाहिए, लेकिन सोच ले अभी भी टाइम है, बाद में मत होकर चाहिए अपनी बात से कि हाँ तू देगा जो मैं मांगू। अरे यार कैसी बातें करती है, बिल्कुल जो तू मांगी मैं वो करके दूंगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा तेरे। फिर तो अच्छा एक काम कर, कल जो तू रिपोर्ट इशू करने वाला है उसमें ये लिख के देना कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं है। नहीं कह रहा क्यों, इसका तू क्या करेगी। फिर नहीं, तू लिख के दे, मैं जानना चाहती कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। अरे यार मैं ऐसे कैसे लिख के दे पाऊंगा, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। अगर मान लो मैंने लिख के दे भी दिया तो कल को मैनेजमेंट आएगी, पूछी बताओ किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि सब कुछ सही नहीं है, आप दिखाओ गलतियां कहाँ है, और गलतियां तो मेरे को मिली ही नहीं, तो मैं कैसे दे पाऊंगा। फिर मैनेजमेंट टीवी पे आएगी, न्यूज में आएगी, वो नाम बदनाम करेगी मेरा, और कोई फायदा भी नहीं होगा। नहीं, वो सब मैं नहीं जानती, तूने कहा था कि तू मेरे लिए कुछ भी करेगा, तो तू लिख के दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। और अगर तू लिख के देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है तो ही अगली बार मेरे पास फोन करियो, वरना मेरे पास फोन मत करियो, वी आर डन हियर। एंड उसने फोन रख दिया। अब हन्नी बेचारा क्या करे, इतनी मुश्किल से पूरे सीए लाइफ में वो इंतजार कर रहा था कि कोई लड़की मिले, लड़की मिले, लड़की नहीं मिल रही थी, अब मिली तो उसकी डिग्री के एथिक्स आड़े आ रहे हैं, वो लिख के भी नहीं दे सकता, तो वो क्या करे, है ना। तो जब भी ऐसी गंभीर समस्या आती है इंसान के ऊपर तो वो कहाँ जाता है, स्ट्रेस रिलीव करने। स्ट्रेस रिलीव करने बोले तो हाँ कहाँ जाएगा बताना जरा। लिकर शॉप पे, दारू का ठेका। नहीं भाई, सीए में तुम्हारे कौन से दोस्त बनना है मुझे बताओ, कितने दोस्त बने तुम्हारे सीए में, वॉशरूम बदतमीज। नहीं भाई, लिकर शॉप पे ही रुकते हैं, लिकर शॉप पे जाएगा, बार में जाएगा। अब हनी बार में गया। ये तू ना थोड़ा सोच समझ के लिखा करो, ये यूट्यूब ऐसे तो नहीं रोक देता है मेरी वीडियो को। जैसे मैंने सुना है कि अगर आप बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी वीडियो को हटा देता है। पर तुम कुछ भी मत लिखो। अच्छा सुनो, अब हन्नी गया बार में, बैठा है ग्लास लेके कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब वो सोच रहा है कि भाई देख यार, लड़की तो मैं जाने दूंगा, और नौकरी भी अभी अभी मिली है वो भी जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर नौकरी गई तो फिर मैं इसको घुमाऊंगा कहाँ। तो दोनों ही चीजें चाहिए। तो वो सोच रहा है 3-4 बोतल्स पी चुका है, पीने तो वो लिटिल लिटिल गया था कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाए, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अब आधी रात बीत गई, 8 बजे गया था, 2 बज गए रात के। एकदम से उसको चमका कि भाई एक काम करते हैं ना, कि अगर मैं अपनी चेकिंग बहुत ज्यादा डिटेल्ड कर दूं, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो हो सकता है कि मेरे को कोई गलतियां मिल जाए, और अगर मेरे को गलतियां मिल गई तो मैं उसके बेसिस पे कह दूं कि भाई आपने सही नहीं करा। तो बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो तो अपन ने करी है, प्रिपरेशन के टाइम भी करी थी, मेहनत ही तो करते आ रहे हैं, आर्टिकलशिप के टाइम पे इतना घिसाया तो आज नहीं घिसा सकता क्या। तो हन्नी को ये आइडिया आया बहुत ज्यादा पसंद। तो वो जो उसके हाथ में आधी बोतल थी दारू की, उसी को लेके वो अपनी गाड़ी में बैठा, और रात के 2 बजे ही 180 की स्पीड पे सीधा कंपनी के दरवाजे में जा पहुंचा कि आज तेरा भाई ऑडिट करेगा। अब 2 बजे तो कौन ही होगा कंपनी में, वो एक चपड़ास था, वो सो रहा था, गार्ड था, सो रहा था। उसको कह रहा है अरे क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है,
खड़ा हो। वो डर गया, क्या हो गया साहब, क्या हो गया? कह रहा खड़ा हो, सारी फाइल्स लेके आज तेरा भाई ऑडिट करेगा, और ऐसी ऑडिट करेगा किसी ने सोची ना। तो कह रहा है कि साहब 2 बज रहे हैं रात के। कह रहा है टाइम वाइम नहीं देखते, जा फाइल्स लेके आ, नौकरी पे नहीं तेरे को अपनी। तो भाई चपड़ासी सारी फाइल्स लेके आया और ये ऑफिस में बैठ गया। अब ये दिन रात ऑफिस में ही गुजार रहा है, सारी फाइल्स, एक एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एक वाउचर इतनी डिटेल में चेक कर रहा है। और फाइनली जाके 2 हफ्ते बाद भाई को गलती मिल गई। हनी को पता चला कि भाई फ्रॉड हुआ हुआ है कंपनी में बहुत ज्यादा। आज से पहले जब इसकी ऑडिट्स हो रही थी तो पकड़ नहीं पा रहे थे हम लोग, लेकिन बहुत डिटेल में जब वो घुसा तो उसको पता चला कि भाई बहुत खतरनाक मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हुआ है। अब क्या होगा? अब हनी खुश होगा कि भाई चलो अब मैं लिख के दे पाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, लड़की तो बच ही जाएगी, ऊपर से प्रमोशन और मिलेगा कि भाई कितना बढ़िया काम किया है, वाह वाह मिलेगी अलग, पैसे मिलेंगे अलग, चांदी ही चांदी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तक कहानी को 1 मिनट के लिए यहां पर स्टॉप करें। अब क्या हो गया? हनी की खुशियां वापस आ गई। ठीक है, 1 सेकंड देखते हैं, आप अपनी फोटो पे चलते हैं। तो देखो क्या हो रहा था। सबसे पहले जब हन्नी गया था पंडित जी के कैबिन में उनको प्रूव करने की, पंडित जी मैं पूरा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, सब कुछ ध्यान से करूंगा, आप चिंता मत करो। उसके बाद उसने कसम खाई थी कि नहीं मैं सब कुछ सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। फिर हन्नी को मिली थी प्रिया और उसने अपने दिल की सारी बातें उससे कह डाली, दिल की तो कह ही डाली, ऑडिट की भी सारी बातें कह डाली, और प्रिया मैडम ने सब नोट भी कर लिया। फिर एक दिन प्रिया मैडम का फोन आया कि भाई लिख के दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं लिख के देगा तो ब्रेकअप। हन्नी ने हाथ पैर जोड़ा, मैडम ने फोन रख दिया। फिर वो गया दारू की शॉप पे, आइडिया आया, गाड़ी चलाया, रेड लाइट तोड़ी, गार्ड को डांटा, और बहुत डिटेल में चेकिंग करने के बाद उसको फाइनली मिली एक गलती, उसको फाइनली मिला एक कमाल का फ्रॉड, जिसके बेसिस पे वो कह सकते हैं कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। बात सही है? अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर ऐसी ऐसी हरकतें सीएस करेंगे तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कितने दिन तक चल पाएगा? बताइए। कैसे? अरे इतने हम सीए बनेंगे, इतने तो इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा ऐसी हरकतें सीए करने लगे तो। बोलो बोलो। 4 दिन। तो सीए इंस्टीट्यूट को भी पता है ऐसी ऐसी हरकतें ना करें लोग, तो उन्होंने पहले ही लिख के दे रखा है कि भाई कुछ उनके कोड ऑफ एथिक्स है। आईसीआई ने अपने कोड ऑफ एथिक्स रिलीज कर रखे हैं। देखो अब एक आदमी जो लड़की के चक्कर में है, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की के चक्कर में दारू पी रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ रहा है, बदतमीजी से बिहेव कर रहा है, अगर आईसीआई से उसके पास कोई आएगा कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, वो कहेगा कहाँ लिखा हुआ था, क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, मैं तो करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआई ने लिख के ही दे दिया कि भैया ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स है, आपको ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करनी है, आपको किस तरह से बिहेव करना है। और सिर्फ आईसीआई नहीं, हर एक प्रोफेशनल बॉडी, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, कोई भी, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे सीए हो, हर किसी के लिए कोड ऑफ एथिक्स इश्यू करा जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि भैया हम आपसे किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। सही है? तो देखो एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीआई, उसमें 5 रिक्वायरमेंट है कि भैया एक सीए को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए और अपना काम ड्यू केयर के साथ करना चाहिए। तुम्हें पता है कि सीपीईआर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक सीए को सीपीईआर कंप्लीट करने पड़ते हैं, वॉट एवर नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर।
कि उसको मीटिंग्स, उसको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, उसको सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं कि भैया जीएसटी का सेमिनार आ रहा है, इनकम टैक्स का सेमिनार आ रहा है, पता है ना। तो वो सीपीआर का कॉन्सेप्ट क्यों है, ताकि वो सीए अपडेटेड रहे। हमारे यहाँ अमेंडमेंट क्यों आती है, ताकि हम अपडेटेड रहें, हम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहें। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एक सीए को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्लस उसको अपना काम ड्यू केयर के साथ करना चाहिए। हनी ने प्रूव किया था। फिर एक सीए को हमेशा सच बोलना चाहिए। देखो, अगर एक सीए झूठ बोलेगा ना, और ऐसा बहुत बार हो चुका है एनरोन के केस में, तुम्हें पता है, तुम बिग फोर को जानते हो, बिग फोर को, 4 दुनिया की सबसे बड़ी फर्म्स जो सीए की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ऑडिट, रिव्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बिग फोर ना होके पहले बिग 5 हुआ करती थी, और सबसे बड़ी इनमें थी आर्थर एंडरसन एंड कंपनी, राइट। आर्थर एंडरसन एंड कंपनी दुनिया की, प्लैनेट की सबसे बड़ी सीए फर्म, और एक कंपनी थी एनरोन। एनरोन थी दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी। एनरोन ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ही फ्रॉड किए, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड किए। ठीक है, इसी डिटेल में कहानी हम अगले चैप्टर में सुनेंगे, उससे कॉन्सेप्ट भी याद करेंगे। और आर्थर एंडरसन उनके ऑडिटर थे, उन्होंने हमेशा उनको क्लीन ओपिनियन दी, क्योंकि वो पीछे से ब्राइब ले रहे थे, पैसे ले रहे थे, क्लीन ओपिनियन का, मुंह चुप रखने का। जब ये स्कैम बाहर आया ना, तो इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया कि पूरा प्लैनेट ही रिसेशन में चला गया। तुम कभी सर्च करना एनरोन स्कैंडल, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल। अब जिन लोगों ने, पहले क्या करते थे लोग भाई, पहले और आज के टाइम में भी बहुत करते हैं कि लोग उधार ले लेके पैसा लगाते हैं कंपनीज में कि भैया इसका पैसा बढ़ेगा, सट्टा खेलते हैं। तो दुनिया भर के लोग बर्बाद हुए थे, दुनिया भर के लोगों ने सुसाइड्स किए थे। तो अगर एक सीए सच नहीं बोलेगा ना, तो मास डिस्ट्रक्शन होता है। अगर एक डॉक्टर झूठ बोलेगा तो 1 आदमी की जान जाएगी, 2 आदमी की जान जाएगी, 10 आदमी की जान जाएगी। एक सीए झूठ बोलता है ना, तो हजारों हजारों लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। किसी ने भाई अपनी बेटी की शादी का इकट्ठा किया हुआ पैसा उसमें लगा रखा था कि हाँ बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, सब डूब गया। किसी ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा रखी थी, वो रिटायर होने की एज में, और अब उसका सब कुछ डूब गया। तो एक सीए को सच बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कोड ऑफ एथिक्स में आईसीआई ने इश्यू जो करा है, उसमें सारी चीजें लिखी हैं कि भैया आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना है, आपको अपना काम ड्यू केयर के साथ करना है, आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, चाहे कोई भी हो आपको उसके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, आपको क्लाइंट का डेटा उसके साथ शेयर नहीं करना। क्यों? अगर क्लाइंट का डेटा आप शेयर करोगे तो क्लाइंट अगली बार कतराएगा कि भाई मैं इसको डेटा दूंगा, ये बता देगा। अच्छा मुझे बताओ कि क्लाइंट का डेटा शेयर करने से क्लाइंट को क्या क्या नुकसान हो। मान लो मैं बता रहा हूँ किसी को कि भाई ये इस आदमी से सामान लेता है, इस आदमी को बेचता है, इतने प्राइस पे लेता है, इतने प्राइस पे बेचता है, तो क्या नुकसान होगा क्लाइंट को। सोचो सोचो। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, बिजनेस सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे उनको। अरे अरे यार तुम तो ज्यादा ही फिल्मी लैंग्वेज में चले जाते हो। सुनो, अगर क्लाइंट जो है, क्लाइंट का डेटा उसके कंप्यूटर के पास चला गया, मान लो कि भाई वो कहाँ से सामान खरीद रहा है ना, तो कॉम्पिटिटर उसके पास जाएगा, बोलेगा कि भाई मैं तेरे से सामान खरीदूं। तो अगर क्लाइंट सस्ते में खरीदता होगा तो अब कॉम्पिटिटर के पास भी ये बेनिफिट चला जाएगा। अगर क्लाइंट को पता चला कि भाई इसके कौन से मेजर क्लाइंट्स हैं, वो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, उन मेजर क्लाइंट्स के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि साहब मैं इससे बढ़िया क्वालिटी का सामान दूंगा 20% डिस्काउंट पे। वो लॉस खा के भी सामान देगा, लेकिन आपके कस्टमर्स को अक्वायर कर लेगा। तो आपका तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एक सीए को हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है।
फिर उसको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि भाई दूसरे के डिसीजन से इन्फ्लुएंस ना हो, दूसरे की बात से इन्फ्लुएंस ना हो और अपना डिसीजन चेंज ना। उसने जो ओरिजिनली ओपिनियन बनाई, अगर उसको लगता है कि भैया मिसस्टेटमेंट है, तो किसी और के कहने से, किसी चाचा जी के कहने से या फिर पैसे के इन्फ्लुएंस में आके किसी भी वजह से अपना डिसीजन चेंज ना करे, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना, कि अपनी बात पे स्थिर रहना। एंड लास्ट में प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको अच्छे से बिहेव करना पब्लिक में। अगर एक आदमी दारू पी के ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा, रेड लाइट तोड़ेगा, 180 की स्पीड पे गाड़ी चलाएगा, ओवर स्पीडिंग करेगा, बदतमीजी से बात करेगा, तो न्यूज में क्या आएगा? अर्नब गोस्वामी आके क्या कहेगा? मान लो ऐश्वर्या अगर ये करता है, तो अर्नब गोस्वामी आके क्या कहे कि ऐश्वर्या ने किया, या फिर ये देखो ये देश का सीए क्या कर रहा है, देश का सीए, देश गलत हाथों में, देश चैन से सोना है तो जाग जाइए। अर्नब गोस्वामी कहेगा कि सीए ऐसा करते, तो सारे सीए का नाम बदनाम हो जाएगा, राइट? वो ये नहीं बोलेगा कि ऐश्वर्या ने किया, वो बोलेगा कि सारे सीए ही ऐसा करते हैं। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स में लिखा गया है कि भैया प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन कर कर, राइट? पांचों चीजें आपको याद हो जाएंगी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी। एक बारी प्लीज अपनी आंखें बंद करो, याद करो कि कौन सी फोटो छपी हुई थी सीरियल वाइज, ताकि आपको पता चले कि आपको चीजें याद हो रही। सबसे पहले वो एक आदमी था, कैलकुलेटर निकल रहा था और कुछ चीजें निकल रही थी, वो क्या था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सेकंड में फिर उसने गीता पे हाथ रख के कसम खाई थी, दैट वाज इंटेग्रिटी। थर्ड में उसने शेयर कर दिया था एक लड़की के साथ, तो उसको क्या था? वो क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके नीचे जब वो उसको कह रही थी कि नहीं लिखना पड़ेगा तुमको वरना बात मत करना, और वो हाथ जोड़ रहा था, दैट वाज ऑब्जेक्टिविटी। एंड लास्ट में गाड़ी थी और वो डांट रहा था, दैट वाज प्रोफेशनल बिहेवियर। याद आ रहा है? तुम्हारे साथ मैंने भी आंखें बंद करके वो फोटोज को याद किया। आ रही हैं चीजें याद? यस। देखो ऑडिट में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं ना कि सर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो याद करने का सही तरीका ये है कि आप आंख बंद करो और चीजों को रिकॉल करो। जैसे हम छोटे बच्चे होते थे, क्लास में करते थे, मम्मी कराती थी कि आंसर पे हाथ रख ले, क्वेश्चन पढ़, याद कर, वैसे ही करना। री रीडिंग, अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग, इन सब से आप पेपर में नहीं लिख के आ पाओगे। कोई तो मुझसे पूछ रहा था ना कि सर 60 मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी क्या है, ऑडिट में एग्जामिशन लाने की स्ट्रैटेजी क्या है? तो बात ये है बाबू कि सबसे पहले आपको रिकॉल की आदत डालनी पड़ेगी। हमको एग्जाम में क्या करना होता है? हमको रिकॉल करना होता है कि क्वेश्चन देख के याद करना होता है कि आंसर क्या था, अपनी मेमोरी में से लिखना होता है। क्या हमको एग्जाम में री रीडिंग करनी होती है, आंसर पढ़ के देखना होता है, या फिर हमको एग्जाम में हाईलाइटिंग करनी होती है, या फिर हमको एग्जाम में अंडरलाइनिंग करनी होती है? ऐसा कुछ नहीं करना। हम प्रैक्टिस अंडरलाइनिंग की करते हैं, हम रातें रंगीन कर रहे हैं, पूरी हाईलाइटर ले लेके भैया 4 कलर के हाईलाइटर पूरी किताब लाल कर दी। एग्जाम में वो सब नहीं करना है। एग्जाम में याद आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। तो ऐसे आंखें बंद करोगे तो याद आएगा, तो आपके ब्रेन को उसकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप एग्जाम में जाके लिख पाओगे। सही है? तो हमारे 5 प्रिंसिपल्स थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तुम सब लोगों ने वैसे देखी हुई है फुकरे? बताओ मुझे। पानी पी लो एक बारी। और भोली पंजाबन याद है तुम्हें, अगर देखी हुई है तो? बस एक ही बच्चे ने देखी है, प्रतीक ने। देखिए देखिए नहीं, हाँ सर तीनों पास।
तीनों पार्ट तो भाई मैंने भी नहीं देखे सीए बनने के बाद भी। किसी ने देखी है, किसी ने नहीं देखी है। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा भोली पंजाबन के बारे में। विलेन कैरेक्टर, विलेन एक नंबर का। इसका काम था स्मगलिंग करने का। किसी को भी मरवा देती है, जो उसके पैसे नहीं देता उसको मरवा देती है। नए नए लड़कों को स्मगलिंग के धंधे में डालती है, ड्रग्स बेचने के धंधे में डालती है। हाँ, ये प्रतीक कह रहा है कि उसका बस नाम ही भोली था, वो भोली तो कहीं से भी नहीं थी। तो इस तरह की औरत थी, पर इसके पास पैसा बहुत। अब स्मगलिंग के काम में, इलीगल काम में पैसा तो होता ही है। ठीक है, आदमी जाता किस लिए फिर ऐसे काम में, पैसा तो होता ही है। तो एक सेकंड, हाँ हाँ देखो, अब हम सुन रहे थे अपनी कहानी फुकरे एंड कंपनी की, कि भाई पंडित जी ने एक फर्म खोली, फुकरे एंड कंपनी नाम रखा, 4 पार्टनर हायर किए, अपने साथ मिलाए। पहली ऑडिट हन्नी को दी और हन्नी ने कर दिया कांड। भाई हन्नी ने जब फ्रॉड ढूंढा तो हन्नी बहुत ही खुश, हन्नी ने आके बताया पंडित जी को, पंडित जी देखो ऐसी ऐसी बात है और मैंने आपके भाई ने इतना बढ़िया फ्रॉड पकड़ के निकाला है, नाम ही नाम हो जाएगा अपना मार्केट में। ठीक है, पंडित जी बहुत खुश हुए। फिर हन्नी कह रहा, और पंडित जी आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दूं कि मेरी सेटिंग भी बस हो ही गई है, पहुंचने ही वाला हूं मैं वहां तक, शादी का कार्ड जल्दी आपके गेट पे आ जाएगा। पंडित जी ने कहा ओहो क्या बात है, और बताइए जरा। तो इसने भाई पूरी कहानी डिटेल में बताई। पंडित जी ने अपना माथा पकड़ लिया कि भाई ये कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, ये फर्म डुबुआ के मानेगा मेरी, ये सारी बातें लड़की को बता रहा है, फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। तो भाई पंडित जी ने कहा कि भाई कुछ तो लोचा है यहाँ। हन्नी को अभी तक नहीं पता कि प्रिया उसकी इंफॉर्मेशन बेच रही है। पंडित जी को लगा कुछ तो लोचा है, कि वो क्यों कहेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, साइन करके दो। तो भाई पंडित जी ने पता लगाया अपने सोर्सेज से, अपने सूत्रों से, और उसको पता चला कि भैया प्रिया ने सारी इंफॉर्मेशन अपनी मैनेजमेंट को बेच दी। ठीक है, पंडित जी भाई सर पकड़ के बैठे हैं कि ये क्या चल रहा है मेरी फर्म में, कैसी हरकतें कर रहा है लड़का। चूचे ने करी होती तो एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इसने ना ना ना, गलत बात। पंडित जी सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। इतने में जफर भाई आते हैं ऑफिस में, कहते क्या हो गया पंडित जी, क्यों माथा पकड़ के बैठे हो। कह रहे कुछ नहीं जफर भाई, हन्नी ने ऐसी ऐसी हरकतें करी, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। जफर कह रहे अरे बाप रे बाप, कह रहे ये बातें अगर मार्केट में बाहर चली गई तो फिर तो कोई क्लाइंट अपने को काम ही नहीं देगा। उनको पता चलेगा कि हमारी फर्म का एक पार्टनर दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो कौन काम देगा अपने को। पंडित जी कह रहे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। तो जफर कहता है कि कोई बात नहीं, आप पंडित जी आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं आपके लिए नया क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा, मैं आपके लिए बढ़िया क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा, और उसकी ऑडिट हम अच्छे से करेंगे, फिर हमारा काम बढ़िया चलेगा। सही है। तो पंडित जी कहते हैं कि कहाँ से ढूंढ के लाओगे। जफर कहता है आपको मेरे पे भरोसा है ना, आप चिंता मत करो, मैं लेके आता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, हम करते हैं कुछ प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी कहते हैं हाँ जाओ जफर भाई, अब तुम ही एक उम्मीद बच्चो, कुछ करो ढूंढो। तो जफर भाई ढूंढते हैं हम अपने शहर का सबसे ज्यादा, अरे जफर भाई ढूंढते हैं अपने शहर का सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान। एक बारी मेरे को यार ये बता दो, मेरी लाइट चली गई यहाँ पे, तो अभी भी लाइव दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। तो जफर भाई के शहर में सबसे ज्यादा पैसे वाली थी भोली पंजाब। तो जफर भाई पहुंचते हैं उनके ऑफिस में कि भोली जी हम आपका ऑडिट करना चाहेंगे, है ना, तो लाओ तुम्हें भोली पंजाबन की भी कहानी सुनाते हैं। आजा आजा आजा, कहाँ गई, ये रही। तो भाई जब जफर जा रहा होता है भोली पंजाबन के पास, गलियों में से घुस घुस के अंदर जाके उसका ऑफिस था, तो उसको दिखते हैं रास्ते में बहुत सारे वांटेड के, उसको दिखते हैं रास्ते में बहुत सारे मिसिंग के पोस्टर लगे हुए। भाई एक आदमी की शक्ल और उसमें मिसिंग मिसिंग लिखा हुआ है, और आदमी मस्त एकदम सूट बूट पहने हुए, और उस पर लिखा हुआ है कि ये आदमी काफी महीने से लापता है। ठीक है, तो जफर को लगा कि मरवा दिया होगा इसने और कुछ ऐसे वैसा। तो भाई वो जाता ऑफिस में पूछने की भैया भोली पंजाबन से बात करने की, हम आपका ऑडिट कर दें क्या। अब आपको पता है कि भोली पंजाबन स्मगलिंग करती है, काला धंधा करती है, तो उसकी रेपुटेशन किस तरह की होगी। पुलिस ने जगह जगह अपने पुलिस थाने में वांटेड के पोस्टर्स लगवा रखे हैं। ठीक है,
उसका हफ्ता वसूली का धंधा है, स्मगलिंग का धंधा है, सारे इस तरह के उसके नेचर ऑफ बिजनेस है। जैसे ही जफर ऑफिस में एंट्री लेता है, बोली पंजाबानी वो पैर पे पैर रख के बैठी होती है टेबल पे, कह रही हाँ भाई ऑफिस में कौन आने दिया तेरे को? कह रहा नहीं जी भोली जी, वो मैं आपके गार्ड से पूछ के ही आया हूँ, मैं सीए हूँ, मैं सीए और ऑडिट करूंगा मैं आपकी, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि ऑडिट कराओगे क्या आप? फिर भोली पंजाबन उसको देख रही होती है, तो वो कहता है कि हाँ मैं बता देता हूँ ऑडिट क्या होती है, कि जैसे आप पैसे कमाते हो तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, फिर प्रॉफिट आता है तो हम उसको वेरीफाई कर। भोली पंजाबन कहती है अरे सुन बे, मेरे को मत सिखा, आज की पैदा हुई हूँ क्या मैं, मेरे को पता है कि ऑडिट क्या होती है, कराती हूँ मैं ऑडिट हर साल अपना, ठीक है। और तेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है कि इस बार मैं नया ऑडिटर ढूंढ ही रही थी, तो खुद ही मेरे ऑफिस में चल के आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, आजा ऑडिट कराएंगे तुझसे। जफर बड़ा खुश, कहे तो काम आसानी से बन गया। अब भोली पंजाबन अपने एक बॉडी गार्ड को आवाज लगाती कि सुन, वो प्रिंटर में पन्ने पड़े हैं ना, उसको निकाल के लेके आ जरा। वो 3-4 पन्ने लेके आता है, भोली पंजाबन कहती ले रख इसको, कर दे साइन। कह रहे हैं, वो पन्ने उठा के देखते हैं तो एक पन्ना P&L का, एक पन्ना बैलेंस शीट का, एक पन्ना कैश फ्लो का और एक पन्ना नोट्स टू अकाउंट्स। ये 4 पन्ने थे, टोटल मिला के 4 पन्ने थे। भोली पंजाबन बोलती है कर दे साइन। नहीं नहीं बोली जी, साइन तो मैं कर ही दूंगा, साइन करने ही आया हूँ, और लेकिन एक बार वो थोड़ा फीस वीस की बात कर लेते तो। भोली पंजाबन कहती है अरे फीस की क्यों टेंशन ले रहा है, पूरे 150 रुपए दूंगी, चिंता मत कर, आराम से ऑटो में बैठ के जाइए, लाली के पापा की दुकान पे छोले भटूरे खाइए और पंडित जी के पास वापस जाइए, पूरे 150 रुपए, चिंता मत कर, बिल्कुल हम पूरा ध्यान रखेंगे, तो ऐसी बात थोड़ी। अरे भोली जी 150 रुपए में काम कैसे करेंगे हम आपका, मैं अपनी टीम लेके आऊंगा, मेरे नीचे 10 लोग काम करते हैं, हम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, एक एक एंट्री देखेंगे, बहुत अच्छे से चेकिंग करेंगे आपकी, आप चिंता मत करो, लेकिन 150 रुपए। फिर ये शाना मत बन, चेकिंग वेकिंग करने को कहा गया किसी ने? ऑडिट का मतलब होता है साइन करना, तेरे साइन की वैल्यू, तो साइन करो और जा, चल साइन कर दे फटाफट। वो सोच रहा है अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, साइन कैसे कर दूं बिना चेकिंग करे? तो अब जफर खड़ा खड़ा सोच रहा है, कह रहा है कि क्या करें क्या करें। तो वो सोचता है कि यार भोली जी आप एक बात तो बताओ वैसे मुझे, कि आपका धंधा है हफ्ता वसूली का, आपका धंधा है स्मगलिंग का, आपका धंधा है ड्रग्स बेचने का, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा क्या रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कैसे रहे हो और आप हर बार ऑडिट करा कैसे रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। तो वो बताते हैं कि हाँ ये सारे हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज हम करते हैं, लेकिन हम मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, अपनी बहुत सारी शेल कंपनीज हम एक कंपनी से दूसरे में घुमाते हैं, दूसरे से तीसरे में घुमाते हैं, और अपने पास सब जुगाड़ है, साइन कर दे तू, हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखी है। तो कहता है कि भोली जी ये तो ऐसे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ मेरे को मैं एक ना मेरा लकी पेन है, लकी पेन, वो पंडित जी के पास रह गया, मैं अभी झट से गया और फट से वापस आया, अभी अपना लकी पेन लेके वापस आया और फिर मैं आपका साइन करता हूँ पंडित जी के पास, 1 मिनट में आया, बस बस 1 मिनट में, आप चिंता मत करो, ऐसे झट से गया और फट से आया। बोली पंजा ए खड़ा रहे, यहीं खड़ा रहे, कहीं नहीं जाना, पागल समझ, ले ले तू पेन ले, इससे साइन कर। कह रहा नहीं नहीं ऐसे मैं किसी भी पेन से साइन नहीं करता, मेरा एक अच्छा वाला पेन है वो पंडित जी के पास है, मैं अभी लेके आता। तेरी सुन पागल मत समझ, अब तो तू बेटा साइन करके ही जा। कह रहा नहीं भोली जी मैं साइन नहीं कर पाऊंगा। कह रहे पिछले वाला ऑडिटर था ना जो हमारा, वो भी ऐसे ही बोल रहा था, उसके बाद से खबर नहीं है उसे किसी को, मिसिंग है वो, पोस्टर्स नहीं देखेगा तूने बाहर आते हुए, पिछले वाला ऑडिटर भी एक दिन ऐसे ही नखरे कर रहा था कि नहीं नहीं मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, तब से मिसिंग है, तू देख ले बेटा, देखो जाना है तो जा, चल तेरी मर्जी। अब वो बेचारा क्या करे सफर, इतने सारे बॉडी गार्ड्स खड़े हैं कमरे में, और ये भोली पंजाबन की रेपुटेशन के बारे में तो आप सब जान ही गए, क्या करोगे अगर तुम इस सिचुएशन में होगे, तो क्या करोगे बताओ? बोलो। अब तुम खड़े हो भोली पंजाबन के सामने, और वो तुमसे कह रही कि बेटा निकलेगा तो तू साइन करके ही। सो भोली से सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोलने के बाद क्या, कि सॉरी हम आपके ऑफिस में गलती से आ गए, वो साइन कराए बिना जाने देगी क्या तुम्हें?
जाने तो नहीं देगी, तो साइन तो बेटा तुम्हें करने ही पड़ेंगे। ऑडिट कहाँ करा रही हो, साइन साइन करा रही है, ऑडिट तो करना ही नहीं है। हनुमान चालीसा। कब जफर बेचारा मरता क्या ना करता, उसने साइन करा और वो निकल गया 150 रुपये लेकर। अब अगर ऐसा क्लाइंट होगा तुम कैसे अपना घर चलाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा क्लाइंट होगा तो उल्टी सीधी हरकतें करी होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक नहीं कर पाओगे तुम, और तुमको क्लीन ही ओपिनियन लेनी पड़ेगी। फिर बाहर मार्केट में बात जाएगी कि भैया इसका ऑडिट किस सीए ने करा था, इस सीए ने करेगा, फंसेगा कौन, तुम फंसोगे, है ना। तो इसीलिए रिकमेंड करा जाता है हमेशा कि भैया आप क्लाइंट के बारे में देख लो। देखो एक बारी कहानी देख लो, भोली की रेपुटेशन बहुत ही खराब थी, उसका नेचर ऑफ बिजनेस हफ्ता वसूली का था, एटीट्यूड उसका ओहो माशाअल्लाह। फीस वो मैं कोशिश कर रही थी कि कम से कम 150 रुपये देगी, कह रही थी सिर्फ साइन करो और निकलो, चेकिंग वेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रही थी। उसका धंधा था मनी लॉन्ड्रिंग का, क्रिमिनल एक्टिविटीज का, और पिछली फर्म को उसने रिअपॉइंट करा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो ऑडिटर ही मिसिंग कर दिया था उसने, है ना। अब देखो एक बारी वापस चलते हैं और अब सारी चीजें हम कनेक्ट करेंगे। देखो पंडित जी ने फर्म खोली, 4 लोगों को हायर किया, 2 लोग 2 पार्टनर ऑडिट करेंगे, 2 पार्टनर बाकी सर्विसेज देखेंगे, सही है। एक फर्म ये 4 ही काम करती है, ऑडिट, रिव्यू, रिलेटेड सर्विस, अदर एश्योरेंस सर्विस, सही है। तो ऑडिट रिव्यू के लिए जफर और हन्नी को इन्होंने चुना। पहली ऑडिट दी इन्होंने हन्नी को, हन्नी ने कांड कर दिया भाई, लड़की को सब बता दिया, उल्टी सीधी हरकतें करी, लेकिन उसने फाइनली फ्रॉड तो ढूंढ के निकाली। जफर गया नया क्लाइंट ढूंढने, वो क्लाइंट ऐसे ढूंढ के आया, क्लाइंट कहाँ ढूंढने गया था, सीधा ऑडिट की पूरी साइन करके आया, है ना। क्लाइंट कुछ भी करे फंसेगा सीए, सही बात है। तो पंडित जी पहले बैठे थे, उनको जफर से कुछ उम्मीद थी, जब जफर ये हरकत करके आया तो पंडित जी ने फिर से अपना माथा पकड़ लिया कि भाई अब क्या ही करा जाए, ये तो ये भाई ये फॉर्म मेरी बंद करवा के ही मानेंगे, ये नहीं करने दे रहे मेरी फॉर्म को। अब जब ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो मार्केट में बात तो फैलेगी, सबको पता लगेगा, धीरे धीरे करके पूरे मार्केट में बात फैल गई कि भैया भोली पंजाबन ने इस नए ऑडिटर से ऑडिट कराई है और ये हन्नी ने ऐसे कांड करके फ्रॉड पकड़ा था। तो सारे मार्केट में बात फैल, बात पहुंची प्रेसिडेंट साहब के कानों तक, आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब के कानों तक। उनको लगा भाई ये तो मेरा इंस्टीट्यूट ही बंद करवा के मानेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब खुद आए हैं फुकरियन कंपनी में। अब यहाँ बैठे हैं पंडित जी और वहां से एंट्री करी प्रेसिडेंट साहब ने, गेट पे खड़े होकर पूछे अरे पंडित जी कैसे हैं। पंडित जी कह रहे अरे अरे साहब आप आए, बड़े आदमी, बैठिए बैठिए आइए। अरे नहीं नहीं एक बार पूछ लें जरा, अंदर आ जाए कि नहीं आ जाए, बैठ जाए कि नहीं बैठ जाए। कह रहे मालिक आप कैसी बातें कर रहे हो, आप क्यों मुझसे पूछोगे, आप मालिक हो, आप बैठो ना बैठो। नहीं भाई जिस तरह की तुम्हारी फर्म में हरकतें चल रही हैं तो मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत दिनों तक मालिक रह पाऊंगा, 4 दिन में तुम इंस्टीट्यूट बंद करा के ही मानोगे मेरा। कह रहा नहीं नहीं साहब मैं समझता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और लेकिन साहब पता नहीं मैंने अभी नई नई फर्म खोली थी और ये सब हरकतें ऐसी ऐसी, वो हन्नी ने किया, वो जफर ने किया, तो बताओ मैं क्या कर लेता। तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको बताया कि भाई देख तेरी फर्म मेरी बुक्स में आईसीआई के पास फर्म रजिस्टर है पंडित जी, तेरी फर्म में जो भी चीजें होंगी वो किसकी जिम्मेदारी होंगी, तेरी। पंडित जी की फर्म में जो भी चीजें होंगी वो किसकी जिम्मेदारी होगी, बताओ किसकी जिम्मेदारी होगी, पंडित जी की, है ना। तो पंडित जी कह रहे कि साहब मैं क्या करता बताओ, अब मैं हर एक ऑडिट तो खुद करने नहीं जा सकता ना, मैं अपने लोगों को भेजूं, और मैंने तो अपने पार्टनर्स को भेजा, पार्टनर्स भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उसी को पकड़ना चाहिए ना आप। अरे ना भाई ना, यू आर द लीडर, यू आर लीडिंग योर फर्म, तो सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और हर एक फर्म में जो भी पार्टनर होता है, जिसकी भी जो भी लीडर होता है, उसी की सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ये नहीं कह सकता कि भैया आर्टिकल ने गलती करी, वो ये नहीं कह सकता कि भैया मेरे कंसल्टेंट ने गलती करी, सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आप। अब प्रेसिडेंट साहब उसको समझाने के भैया सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है,
पंडित जी आप ही की सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं, कोई और नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो पंडित जी कह रहे कि साहब ठीक है मैं जिम्मेदारी तो ले लूंगा, लेकिन आप खुद बताओ ना कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो नहीं जा सकता हर एक के पास चेकिंग करने, हर एक जो भी काम कर रहा है हर एक एक चीज चेक करने। तो प्रेसिडेंट साहब उसको समझाते हैं कि भाई तेरे को जाने की जरूरत नहीं, तेरे को बनानी पड़ेंगी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपनी फर्म के लिए। देखो अब जैसे जैसे मैं करूंगा तुम लोग मेरे साथ करोगे घर पे बैठ के, ठीक है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। आपको क्या करना, सबसे पहले तो ढंग के एम्प्लॉइज लाने हैं। करो मेरे साथ। ढंग के एम्प्लॉइज लाने, अच्छे एम्प्लॉइज लाने। अच्छे एम्प्लॉइज कौन से होते हैं? जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं, वही इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छा एम्प्लॉय वो होगा जो सच बोलेगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा अपने डिसीजन को लेके, जो कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो करेगा, जो बिहेवियर को प्रोफेशनल रखेगा, जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा वो। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। सबसे पहली कि अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, दूसरा ढंग के क्लाइंट्स लाओ, अच्छे क्लाइंट्स लाओ। बात समझ में आ रही है? अच्छे क्लाइंट्स कौन? जो भोली पंजाबन से अपोजिट होंगे। ऐसी खूबियां नहीं होनी चाहिए क्लाइंट्स में भोली पंजाबन जैसे। बात समझ में आए? तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। सबसे पहला अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, दूसरा अच्छे क्लाइंट लेके आओ। बात समझ में आई? हाँ या ना बोल भाई, कुछ तो बोल दे, इतने सारे बच्चे हैं, कुछ तो बोलो यार। कर रहे हो तुम मेरे साथ साथ? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आप। याद करा रहा हूं मैं ऑडिट तुम्हें। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अच्छे क्लाइंट्स लाओ, अच्छे एम्प्लॉइज लाओ। अच्छे एम्प्लॉइज अगर आप लाओगे, ठीक है, हमने कहा था अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, अच्छे क्लाइंट्स लाओ। अच्छे एम्प्लॉइज अगर आप लाओगे तो वो रुकेंगे कब? कब रुकेंगे? जब आप उनका ध्यान रखोगे, या फिर आप उनको ऐसे ही ट्रीट करोगे फालतू की तरह? अच्छे एम्प्लॉइज तब रुकेंगे जब आप उनका ध्यान रखोगे, आप उनको सही पे दोगे, सही कॉम्पेंसेशन दोगे, आप उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखो, है ना? तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। सबसे पहला अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, अच्छे क्लाइंट्स लाओ। अच्छे एम्प्लॉइज आएंगे और रुकेंगे कब? जब आप उनका ध्यान रखोगे, जब आप सही एचआर पॉलिसीज बनाओगे, ठीक है? अब अच्छे एम्प्लॉइज भी आ गए, अच्छे क्लाइंट्स भी आ गए, अब आप ऑडिट कराओगे। सही है? अच्छे एम्प्लॉइज आ गए, अच्छे क्लाइंट्स आ गए, अब आप ऑडिट कराओगे। अच्छे एम्प्लॉय जो है वो रुकेंगे कब? जब आप सही एचआर पॉलिसीज बनाओगे, ठीक है? ऑडिट कराओ। ऑडिट कराने के बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराओ, कि आपने कैसा ऑडिट करा उसका रिव्यू कराओ, उसकी चेकिंग कराओ। एक बंदा आएगा वो देखेगा कि आप किस तरह से ऑडिट कर रहे हो। सही है? एंड लास्ट में मॉनिटरिंग भी करो। मॉनिटरिंग भी करो कि सारी चीजें, सारी पॉलिसीज चल रही है कि नहीं चल रही है, वैसे ही फर्म ऑपरेट कर रही है कि नहीं। पंडित जी ने बना तो दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कि भैया हम सीएस को ही हायर करेंगे, या फिर हम ये पे देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन क्या वो पॉलिसीज फर्म में चल भी रही है कि नहीं चल रही है? ऐसा तो नहीं कि लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर जा रहे हैं कि देख लेंगे फर्म को, बाद में पॉलिसी वॉलिसी चलती रहती है, कोई भी बना देता है, उसमें क्या है? ठीक है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, अच्छे क्लाइंट लाओ। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? जब आप अच्छी एचआर पॉलिसी बनाओगे। अच्छे एम्प्लॉइज आ गए, अच्छे क्लाइंट्स आ गए, अब आप ऑडिट कराओ। ऑडिट कराओ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को रिव्यू कराओ, एंड लास्ट में जो भी आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई थी उन सबको मॉनिटर करते रहो। यहां तक समझ में आ गया? अब आपकी कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो एक बार आप मुझसे पूछो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। बताओ कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी आपके? एंड जतिन भाई, इतनी सारी कहानियां याद नहीं रखनी है। ये जो मैंने आपको फोटोज, अब कहानियां आपको याद रह जाएंगी। कहानियां आपने जो सुन ली वो आपको याद रहेंगी। आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद करने हैं। जैसे मैंने कहानी सुनाई थी ये वाली, इसमें आपको ये 5 कीवर्ड याद रखने हैं: प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, यूकर, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी।
आप एक बार याद करना शुरू करोगे ना कि हन्नी ने क्या किया था, तो आपका वो सिरा बनता जाएगा, पूरी कहानी बन जाएगी। सही है, तो आपको ये कीवर्ड्स याद आ जाएंगे। सर जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ और क्वेश्चन बैंक तुम्हें दे दूंगा। ये देखो ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन थोड़ा चैप्टर आगे तो बढ़ने दो। अभी तक हम थोड़ा स्लो कर रहे थे, थोड़ा सा बेस बना रहा था, जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑडिट से डर है, आप संभलवा देना बस। सही समझ में आ रहा है आपको अब तक? आपका डर निकल जाएगा सब्जेक्ट का, डू नॉट वरी। प्रेरणा यार, टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है बैच में, बट विल सी कि हम क्या कर सकते हैं। सर ऐसे 200 210 230 सिलेबस से हट गया क्या? यार सिलेबस से वो हटा नहीं है, वो ना नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा। ये लिखा है आईसीआई के मॉड्यूल में, वो है नहीं, लेकिन वो सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ कि वो मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लाइन डाल रखी है कि इनमें से आपका एप्लीकेशन पार्ट टेस्ट किया जा सकता है। इंटर के मॉड्यूल में है, पढ़ लो। तब उनने तो लिख दिया मॉड्यूल में कि भैया इंटर के मॉड्यूल से पढ़ लो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। जो जो चीजें क्वेश्चन बन सकते होंगे वो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है? पूरा याद नहीं करेंगे, पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। कोई और डाउट दिक्कत परेशानी अब तक? या फिर कंटिन्यू करें? ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं हम। सर बैंक ऑडिट छोड़ सकते हैं कब बैंक भाई? आप पहला चैप्टर है वो कर लो ना, अभी आ जाएंगे बैंक ऑडिट पे, तब भी बात करेंगे बैंक ऑडिट की। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छोड़ सकते। देखो अब हम शुरू करते हैं एक बारी पढ़ना, ठीक है? हमने अब तक क्या समझा कि एक आदमी ने फर्म खोली, पंडित जी ने फर्म खोली, उसने एक एम्प्लॉय को भेजा तो उसने कुछ कुछ हरकतें करी, दूसरे को भेजा तो उसने कुछ कुछ हरकतें करी। तो अब हमें मेक श्योर करना है, आईसीआई ने कहा कि भैया आपको मेक श्योर करना है कि ऐसी हरकतें ना हो। इसीलिए आईसीआई ने SQC 1 निकाला, विच इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, पूरी फर्म के लिए, कि फर्म में कोई भी इंसान ऐसी हरकतें ना करे। तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल लगता है सारी सर्विसेज पे। एक फर्म 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस सर्विस, रिलेटेड सर्विस, इन चारों ही चीजों पे लगेगा SQC 1। बात समझ में आई? ठीक है, एसेज लगते हैं सिर्फ ऑडिट पे। तो SQC 1 और SA 220 आपके चैप्टर 1 में है। ऑडिट क्वालिटी देखो, अब ये जो पहले वाला पैराग्राफ है ना ऑडिट क्वालिटी वाला, इसको आप मार्क कर लेना कि इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन जो है वो आप पढ़ सकते हो, लास्ट वाली, उसके अलावा आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाई क्वालिटी ऑडिट इज सेंट्रल, high quality audit is central to auditing profession. It helps in creating trust in users financial information, industry, government and public at large, who are the stakeholders who relies upon assurance given by auditors. इस पैराग्राफ में सिर्फ सिंपल सिंपल सी बातें की गई हैं कि भैया जो क्वालिटी है उसकी, जो ऑडिट है उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए ऑडिटिंग के प्रोफेशन में, उसी की वजह से ट्रस्ट आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में यूजर्स का। इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पब्लिक एट लार्ज, जो भी स्टेक होल्डर है, जिसका भी कंपनी में इंटरेस्ट है, वो सभी इस अश्योरेंस पे रिलाय करते हैं जो भी ऑडिटर देता है कि भैया कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी से ऑडिट करें थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस। Audit quality involves application of rigorous audit processes by auditors and quality control procedure that complies with laws, regulation and applicable professional standards.
ऑडिट क्वालिटी अच्छी तब होगी जब आप अच्छी प्रोसेसेस लगाएंगे एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाएंगे जो लॉज के साथ कंप्लाई करती हो, रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करती हो, ठीक है। SQC1 का फिर इन्होंने नाम बता रखा है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म्स ऑडिट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस सर्विस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। एंड SA220 का इन्होंने नाम बता रखा है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों ही क्वालिटी के साथ डील करते हैं, दोनों ही बोलते हैं कि भैया आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। Besides the above two standards, other standards on auditing and code of ethics are issued by ICI and certain provision of Companies Act facilitates quality control. इन दो के अलावा ICI ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और इशू कर रखे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स इशू कर रखा है और कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन है जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल पॉसिबल हो पाता है, जो असिस्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड नफरा ये सब भी हैं। देखो मैं आपको आप अच्छे से क्वालिटी से काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसका रिव्यू होता है। मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? इसका रिव्यू नफरा करता है, पीयर रिव्यू बोर्ड करता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करता है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या होता है? देखो एक सीए फर्म है, वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही किसको पता, तो एक दूसरी सीए फर्म को बोला जाता है कि भैया आप जाके उसका रिव्यू करो, अपने पीयर सीए फर्म का, अपने जैसी दूसरी सीए फर्म का रिव्यू करो कि भैया वो सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ कुछ टाइम में, जैसे कि 4 साल में एक बार, ऐसे हर एक सीए फर्म का चेकिंग करी जाती है, उसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड। ऐसे ही क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी होता है। इन दोनों के फर्क को हम डिटेल में आगे चैप्टर्स में समझेंगे। एंड सिमिलरली नफरा के पास भी सारी अथॉरिटीज है कि वो किसी भी सीए फर्म के काम को चेक करेगी और वो नोटिस भी भेजती है कि भैया आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, पेनल्टीज भी लगाती है। सही है। देखो SQC1 क्या बोलता है? SQC1 बोलता है कि SQC1 रिक्वायर्स द फर्म की फर्म शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ताकि एटलीस्ट फर्म को यानी कि पार्टनर को ये तसल्ली रहे, दैट शुड डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस कि जो फर्म है और जो लोग हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बोले तो एसएज SQC1, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बोले तो ICI के कोड ऑफ एथिक्स, और लीगल रिक्वायरमेंट्स बोले तो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, है ना। कि SQC1 कहता है कि फर्म सुनो, तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि तुमको ये तसल्ली रहे कि तुम्हारी फर्म और जो तुम्हारे लोग हैं वो सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, एंड जो भी आप रिपोर्ट्स इश्यू कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है। रिपोर्ट्स इश्यू कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है, यानी कि आप कोई गलत ओपिनियन नहीं दे रहे हो उसमें, उसका फॉर्म एंड कंटेंट सही है, ठीक है। आप उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दे रहे हो, ऐसा नहीं कि भैया आपको बताना चाहिए था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लेकिन आपने बताई नहीं, आपकी ओपिनियन गलत है, या फिर आपको कोई मेजर डिस्क्लोजर करना चाहिए था गोइंग कंसर्न से रिगार्डिंग और आपने किया नहीं। तो SQC1 बोलता है कि आप इस तरह के सिस्टम्स एस्टैब्लिश करो जिससे कि आपको तसल्ली रहे कि आपकी फर्म और आपके लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो कर रहे हैं, और प्लस में जो रिपोर्ट्स इशू कर रहे हैं वो सही इशू कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सब पे लगता है firm's system of quality control should consist of policies designed to achieve these objectives. This quality control standard apply to all firm irrespective of their constitution. Constitution बोले तो चाहे वो sole proprietorship हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो LLP हो, चाहे वो कुछ भी हो, SQC1 हर एक फर्म पे लगता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं जी हमारी तो फर्म ही छोटी है तो हम ये काम नहीं करते या वो काम नहीं करते। क्वेश्चन भी है आपका उसमें बताया हुआ है, उसमें केस स्टडी देके पूछता है
कि उसने ऑडिट प्लान नहीं बनाया, उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी और वो फिर कह रहा है कि भाई हमारी फर्म तो छोटी है तो हम ये नहीं करते, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे आप पार्टनरशिप एलएलपी कुछ भी हो। सही है। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या क्या एलिमेंट थे? सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लीडर की होती है फर्म के, मैनेजिंग पार्टनर की होती है, सीईओ की होती है। फिर अच्छे लोग लाओ, यानी कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो लोग फॉलो करते हो। फिर अच्छे क्लाइंट्स लाओ, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये क्या बता रहा है आपको कि आपको किस किस चीज से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो आपकी फर्म बनाएगी उसमें किन किन चीजों से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कि एचआर पॉलिसीज हो कि अच्छे लोग रुकेंगे कब? जब अच्छी पे होगी। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि आप अपना EQCR कराएंगे, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेंगे। एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड कि भैया आप थोड़े थोड़े टाइम में देखते रहेंगे। इन 6 चीजों से रिलेटेड आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने हैं, डॉक्यूमेंट करने हैं और फर्म के लोगों को बताने भी हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या SQC1 सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पे एप्लीकेबल है? As it is mentioned, the audit and review of historical financial information, not current period financial information. यार SQC1 फर्म पे एप्लीकेबल होता है। फर्म जो भी सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, चाहे वो टैक्स भरना हो, चाहे वो GST की रिटर्न फाइल करना हो, कुछ भी, SQC1 पूरी फर्म पे एप्लीकेबल होता है। पंडित जी लगाने हैं अपनी सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, तो वो चूचे को भी फॉलो करनी पड़ेगी, वो हन्नी को भी फॉलो करनी पड़ेगी, वो जफर को भी फॉलो करनी पड़ेगी, वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी करना। सही है। देखो अब ये आगे क्या बोलता है कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पंडित जी की। और अगर कोई एक्चुअल सीए फर्म होगी तो वहां पे मैनेजिंग पार्टनर की या सीईओ की। वो बोलता है कि आपको एक ऐसा इंटरनल कल्चर बनाना है जिससे आपकी फर्म ये रिकॉग्नाइज करे कि भैया क्वालिटी बहुत एसेंशियल है। आपको एक कल्चर ऐसा डेवलप करना है जिससे लोगों को समझ में आए कि भैया आप क्वालिटी को वैल्यू करते हो। कल्चर बनाना मतलब कि जब भी कोई आदमी अच्छी क्वालिटी का काम करते हो तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो सबके सामने, आप उसको एक्स्ट्रा बोनस देते हो या फिर आप उसका स्टार ऑफ द मंथ लगाते हो। उससे लोगों को एक मैसेज जाता है कि भैया आप क्वालिटी को बहुत एनकरेज करते हो, आपको आपके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड रिक्वायर द फर्म्स सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर टू अज्यूम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल। ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है जिससे कि फर्म के सीईओ और फर्म के मैनेजिंग पार्टनर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की। देखो आपकी फर्म में एक पार्टनर, ठीक है, अब वो आदमी कभी भी ब्राइब लेता है। वो आदमी आपने बहुत मेहनत करी, 2 महीने 3 महीने लगा के आपने ऑब्जर्वेशन निकाली, आपने फ्रॉड पकड़ा, आप उसके पास लेके गए कि सर मैंने फ्रॉड पकड़ा। क्लाइंट ने उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिए, उसने क्लीन ओपिनियन दे दिया। इस तरह का आदमी आपका फर्म का पार्टनर। अगली बार क्या होगा? जब एक एम्प्लॉय फ्रॉड पकड़ेगा, वो उसके पास जाने से पहले क्लाइंट के पास जाएगा कि भाई देख मैंने फ्रॉड पकड़ लिया है, तो कुछ सेवा पानी हो जाती तो ये मैं नहीं बताता ऊपर, होगा ना ऐसे। तो अगर पिछली बार जो आपने फ्रॉड पकड़ा था आप उसको देते, क्लाइंट ने उसको पैसे ऑफर करे, उसने रिजेक्ट कर दिए, पार्टनर रिजेक्ट कर देता और पार्टनर मॉडिफाइड ओपिनियन ही देता, वो लिख के देता है कि भैया आपने चीजें सही नहीं कर रखी, तो आपको भी वो पता चलता है कि भैया आपका पार्टनर गलती को टॉलरेट नहीं करेगा, वो गलती को गलती की तरह ही दिखाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। ये वही बोल रहा है कि SQC1 बोल रहा है
The example set by firm's leadership encourages an inner culture that recognize high quality of work. बात समझ में आ रही है? SQC1 कहता है कि आपको ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करनी है जिससे कि एक ऐसा इंटरनल कल्चर प्रमोट हो जिससे कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि भैया आपके लिए क्वालिटी बहुत एसेंशियल है। सही है। उसके बाद फर्दर पर्सन्स असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय द फर्म्स CEO और मैनेजिंग पार्टनर शुड हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट साहब आए पंडित जी के पास, वो समझा रहे कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तेरी है, क्योंकि तू CEO या मैनेजिंग पार्टनर है। आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा लोगों के लिए। एंड अब प्रेसिडेंट साहब बोले कि भाई मेरे को पता है कि तू ये काम भी खुद तो करने वाला नहीं है, पॉलिसी प्रोसीजर बनाने वाला, तो ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर जिससे भी बनवाए ऐसा बंदा चूज करिए जिसके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो, अबिलिटी हो, क्षमता हो और नेसेसरी अथॉरिटी भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने। बात समझ में आई? It has been laid down clearly that firm's business strategy is subject to the overriding requirement for the firm to achieve quality in all engagements that the firm performs. To achieve quality in all the engagement that the firm performs. जो भी एंगेजमेंट होगी, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट, चाहे वो रिव्यू, चाहे वो अदर एश्योरेंस सर्विस, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस देना, उन सभी में आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है। Essentially, it implies that the quality is paramount in all engagement. SQC1 बस ये बोलता है कि भैया क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड नॉन नेगोशिएबल है। क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और ये आप कैसे इंश्योर करोगे? देखो, इन दिस रिगार्ड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। ऐसा नहीं कि भैया क्लाइंट ने पैसे दिए और आपने अपनी ओपिनियन को क्लीन कर दिया, है ना। आपको इंश्योर करना है कि कमर्शियल कंसिडरेशंस आपकी काम की क्वालिटी को ओवरराइड नहीं कर रही हैं, या फिर आपके काम को करने के लिए चाहिए थे 10 CAs, आपने कहा कि यार 10 CA का तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा, आपने 4 CA रखे, 6 आर्टिकल रखे, तो आपने पैसे बचाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब आर्टिकल तो आर्टिकल वाला ही काम करेगा, है ना। तो SQC1 बोलता है कि आपको पॉलिसीज बनानी है और आपको इंश्योर करना है कि कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। आपके पास बंदे ही नहीं है काम करने को, है ना, आपके पास नया क्लाइंट आ रहा है, कह रहा है सब कर दोगे, आप कह रहे हो कि नहीं यार बंदे तो है नहीं, वो कह रहा है कि मैं आपको 5 लाख रुपए फीस दूंगा, आप कह रहे 5 लाख रुपए मार मेरे मुंह पे फेंक के, मैं गिरे हुए पैसे भी उठाता मैं सब करेगा, तो ऐसा काम नहीं करना है ना। फिर आपको इंश्योर करना है कि आप ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर बनाओ जो आपका परफॉर्मेंस, आप एड्रेस करो अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉम्पनसेशन एंड प्रमोशन डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट फर्म्स ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बोले तो जब ईयर एंड पे आपके बोनसेस होते हैं, ठीक है। कॉम्पनसेशन बोले तो जो आपकी सैलरी है, और प्रमोशन। आप सब कुछ इस तरह से डिजाइन करो कि भैया जो बढ़िया काम करेगा, जो क्वालिटी वाइज काम करेगा, उसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसको ज्यादा बोनस मिलेगा। जो बढ़िया काम करेगा उसको अच्छा कॉम्पनसेशन मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा सिर्फ उसी को प्रमोशन मिलेगा। तो अगर आप ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओगे तो आपको पता चलेगा, तो सबको पता चलेगा, एक मैसेज जाएगा कि आपके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। The firm devotes sufficient resources for the development, documentation and support of its quality control policies and procedures. अब आपको अच्छा काम कराना है तो आपको लोगों को अच्छे इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे, आपको उनको अच्छा लैपटॉप देना पड़ेगा, आपको उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपकी फर्म सफिशिएंट रिसोर्सेज डिवोट कर रही है ताकि आपका काम क्वालिटी से हो सके। आपको इस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है। देखो जब हम EY में थे ना, मैं EY में आर्टिकल चिप करता था, तो वो किस तरह से इसको करते थे कि एक जो भी बंदा बढ़िया काम करता था उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था, रिकॉग्नाइज्ड एज क्लाइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और भी 2-3 तरह के थे, एक कूडोज का मिलता था, एक और भी अलग अलग तरह के मिलते थे। तो सर्टिफिकेट देता था, पूरी मीटिंग होती थी, उन सबके सामने उसकी तारीफ की जाती थी कि भाई ये बंदे ने बहुत बढ़िया काम किया, है ना, और कुछ पैसे उसके बैंक अकाउंट में जाते थे।
प्लस में क्या होता था कि कुछ कुछ ट्रॉफीज भी मिलती थी, कि जैसे मिली हुई ना आई एम एक्सेप्शनल करके, तो इस तरह से सबके सामने वो ट्रॉफीज दी जाती थी। तो बंदे को ऐसा लगता है कि भैया मेरे को अच्छा काम करना है, और बाकी बंदों को भी ऐसा लगता है कि अगली बार मैं भी वहां पर आऊंगा। तो इससे एक मैसेज जाता है कि भैया आपके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। सफिशियंट रिसोर्सेज टू सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, जैसे फरहान के पापा बोलते थे ना 3 इडियट्स में कि मैंने गाड़ी नहीं ली, तेरे कमरे में एसी लगवाया ताकि तू अच्छे से पढ़ सके। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रिसोर्सेज, सफिशियंट रिसोर्सेज डिवोट किए ताकि काम में क्वालिटी आ सके, ताकि वो बेचारा अच्छे से पढ़ सके, है ना। उसको लैपटॉप ला के दिया था अच्छा सा, जब उसकी जॉब लगने वाली थी तो उसकी मम्मी पूछते कि इतना महंगा लैपटॉप, कह रहा कोई बात नहीं, अब तो साहबजादे का कमाने का टाइम आ गया, तो इसलिए हमने अपनी हैसियत से ज्यादा का लैपटॉप खरीद दिया, कोई बात नहीं, अच्छे से काम कर पाएगा वो इस पे, है ना। तो आपको इस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है जिससे कि सबको मैसेज जाए कि भैया तुम गिरे हुए पैसे नहीं उठाते हो, यानी कि कॉमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क। आपके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रमोशन इस तरह से देते हो, जो बंदा क्वालिटी वाला काम करता है आप बोनस उस तरह से देते हो, आप कंपनसेशन उसको उस तरह से देते हो, प्लस में आप सफिशिएंट रिसोर्सेज डिवोट करते हो। आपने अपना कैबिन नहीं बनवाया, आपने लोगों को अच्छे लैपटॉप्स ला के दी, तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे उसको कि भैया आप क्वालिटी वाला काम चाहते हो क्योंकि आप पैसे भी लगा रहे हो। बात समझ में आ रही है? बता दो मुझे एक बारी प्लीज। सब समझ में आ रहा है यार। मैं रोहतक से हूँ भाई, हरियाणा में। अभी करंटली 21 बच्चे देख रहे हैं, और आई बिलीव कि ये सारे बच्चे मेरे बैच वाले ही हैं। ठीक है। पहली बात तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं तुमको ग्रुप में ऐड करूंगा टेलीग्राम वाले पे, ताकि मैं तुम्हें नोट्स शेयर कर पाऊँ, ताकि मेरे को कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो तो मैं वो कर पाऊँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817664456। मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियो से तुम्हें मिल जाएगा, इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन सब में डाल ही रखा मैंने, 9817664456। ठीक है। एस के, आपका नाम जो भी है भाई, हम रिवीजन करने नहीं आए हैं, हम सारी चीज़ें समझने आए हैं। दिस इज नॉट अ रिवीजन बैच, दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, इसमें हम सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है। सेकेंडली हम मुझे लगता है कि आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं एक बारी, क्योंकि फिर हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो। आज हमारा टाइम थोड़ा सा लेट भी हो गया, और थोड़ा सा सिस्टम समझने में मुझे टाइम लग गया। आपको कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो प्लीज आप एक बारी मुझे पूछो, कोई डाउट्स किसी भी चीज के बारे में, नॉट नेसेसरली। हाँ जी प्रांजल, वो सेम ही है। आप फिर भी एक बारी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। आपको टॉपिक में कोई डाउट, आपको कहानी समझ में आ गई ना? हमने आज थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन डोंट वरी, हम काफी अच्छा कवरेज कल कर लेंगे। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा कहानी सुना रहा था, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था यार, कि मतलब एकदम से आज मैं पहली बार वो था ना लाइव गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं बार बार इधर उधर देख रहा था। तो वो थोड़ा सा ऑफ बीट सा लगा मुझे आज का लेक्चर, इतना मजा नहीं आया। लेकिन डोंट वरी, कल के लेक्चर से हम बहुत अच्छे से और मजे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप मुझे बताओ कि हम आज का लेक्चर, आपका फोटो थोड़ा स्मॉल कर, फोटो, हाँ ठीक है भाई, मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपनी फोटो थोड़ी छोटी कर दूं, और नोट्स थोड़े बड़े कर दूं। कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग, या फिर हम आज का लेक्चर खत्म कर दें?
यार सारा मटेरियल आपको ऐसे नहीं मिलेगा एक साथ, आपको ऐसे ही मिलेगा। मतलब हर चैप्टर से पहले, चैप्टर जिस दिन शुरू होना होगा ना उससे पहले आपको स्टडी मैट मतलब मेरा मटेरियल प्लस में क्वेश्चन बैंक मैं आपको दे दिया करूंगा। हाँ जी, कल का लेक्चर ऐप पे ही होगा। आज हाँ जी, डेली टाइम 5 से 7 ही रहेगा। और जो बच्चों ने अभी तक बेसिक्स वाले लेक्चर नहीं देखे थे, आप प्लीज़ वो देख के आना। मैंने आज का लेक्चर मैंने सोचा था कि हम थोड़ा कम ही रखेंगे, थोड़ा कम ही कंटेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बेसिक वाली चीज़ें नहीं देखी थी अब तक। तो एक तो आप सब वो देख लीजिएगा, दूसरा मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आप कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो, नंबर फिर बोल देता हूँ, 9817664456। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और मैं सबके रिप्लाई देता हूँ भाई। डू नॉट वरी, है ना। तो हम आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ आपका, आपको मैं बता देता हूँ कि यार देखो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको डर लगता है, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है, तो आप 2 मिनट बैठ के सोचो कि यार क्यों डर लग रहा है मुझे इस सब्जेक्ट से, क्या डर आ रहा है मुझे। एक किताब है, उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो आपको याद करनी है और दूसरी जगह लिख के आनी है। इतनी सी बात है, ठीक है। लेट्स लुक एट द थिंग्स द वे दे आर। आपको बस चीजें याद करनी है, दूसरी जगह लिख के आनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो चीजें याद नहीं होती या वो चीजें समझ नहीं आती। तो समझ का तो ऐसा है कि हम अपने बैच में आपको सब कुछ समझाएंगे, मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा कोई भी डाउट या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ नहीं आ रहा। याद रहने का ये कि यार बहुत सारी चीजें हमको याद करनी होती है, बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती, वो मैं सब सेग्रीगेट करके आपको बैच में बता दूंगा। जो चीजें याद करनी है उसको मैंने आपको बताया कि भाई आप रिकॉल करके याद करोगे, आपके लिए एग्जाम्पल्स, आपके लिए स्टोरीज, ये सब मैं लेके आया हूँ। तो चीजें याद होंगी, थोड़ी सी कोशिश आप करोगे, थोड़ी सी कोशिश मैं करूंगा। डू नॉट वरी, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कल का लेक्चर होगा, परसों का लेक्चर होगा, तो 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडिट से डरने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डर सिर्फ आपके मन में होता है, जब तक हम वो चीज करते ही नहीं है ना, तो हमको ऐसा लगता रहता है कि नहीं पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हम बहुत अच्छे से हर एक चीज को कवर करेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, स्पेशली इन ऑडिट, है ना। आज का लेक्चर हम एक बारी खत्म करते हैं, हम कल फिर मिलेंगे 5 बजे, और कल का लेक्चर हमारी ऐप पे होगा। सही, बाय, टेक केयर। प्लीज वो लेक्चर्स देख लेना जो बेसिक्स वाले, अगर आपने नहीं देखे तो। बाय।